न्यूज काउंटर की शुरुआत संसद के मानसून सत्र से जुड़ी हुई खबर से। संसद का मानसून सत्र अपने आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी दोनों सदनों में अमित शाह और राहुल गांधी की जो सियासी जंग है वो देखने को मिली और जोरदार हंगामा हुआ है। विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा और सरकार अपने रुख पर कायम है, जिसके चलते आज की भी पूरी कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। अब सबकी नजरें कल पर टिकी हैं, क्योंकि कल इसी सत्र का आखिरी कार्य दिवस है। क्या अंतिम दिन भी यही गतिरोध जारी रहेगा या फिर देश को इस हंगामे से थोड़ी राहत मिलेगी? विपक्ष गृहमंत्री का बयान चाहता है। गृहमंत्री ने खुद भी आज मीडिया को बताया कि वो हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। आगे आपको सुनाएंगे कि गृहमंत्री ने क्या कुछ कहा और राहुल गांधी ने गृहमंत्री के जवाब पर क्या जवाब दिया। लेकिन सबसे पहले आज संसद में क्या कुछ हुआ वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। आज संसद की कार्रवाई शुरू होते ही रोजाना की तरह बवाल मच गया। जैसे ही सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने तख्तियां लेकर नीट प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री के बयान की मांग की। राम मंदिर चंदा चोरी मुद्दे पर नारेबाजी शुरू कर दी। लोकसभा अध्यक्ष की अपील के बावजूद शोर शराबा नहीं रुका। नतीजा सदन को स्थगित करना पड़ा। इसके बाद 2 बजे फिर से कार्रवाई शुरू हुई तो फिर एफसीआरए बिल को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट होकर विरोध करने लगा। राज्यसभा के भीतर भी भारी हंगामा देखने को मिला। सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के कुछ सदस्य उन्हें सदन में लुंगी वाला कहकर बुलाते हैं, जिस पर विपक्षी सांसदों ने कड़ी आपत्ति जताई। जॉन ब्रिटास पर यह बयान टीएमसी छोड़ बीजेपी में आई सांसद सुष्मिता देव ने दिया था। माननीय सदस्यगण, देश को सुरक्षित रखने के लिए नियम बना रहा है। किसी माइनॉरिटी कार्य जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ये रोज का यही धंधा हो गया। आप बुलाइए उनको। सरकार ने स्पष्ट रूप में कहा है कि हम हर तरीके की चर्चा करने के लिए तैयार हैं और आप चर्चा से भागो मत। पूरा सत्र लोकसभा हो या राज्यसभा हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है, सरकार के जवाब को सुनने को तैयार नहीं, और संसद में इस समय आर पार की लड़ाई छिड़ी हुई है। और इस भारी हंगामे के पीछे 3 सबसे बड़े मुद्दे हैं। क्या है वो मुद्दे, वो सबसे पहले जानते हैं। पहला मुद्दा गृहमंत्री का बयान। विपक्ष का सीधा आरोप है कि छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में गृहमंत्री सदन में जवाब देने के बजाय चर्चा से भागने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा राम मंदिर चंदा चोरी का है। विपक्ष इसे आस्था से जुड़ा बड़ा घोटाला बताते हुए प्रधानमंत्री से जवाब की मांग कर रहा है, लेकिन उनका आरोप है कि इतने गंभीर विषय पर सरकार ने अब तक सदन में चुप्पी साधे हुए है। तीसरा मुद्दा एफसीआरए बिल को लेकर है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि सरकार इस कानून के जरिए जानबूझकर अल्पसंख्यक संस्थानों को निशाना बना रही है और यह पूरी तरह से अल्पसंख्यकों के खिलाफ लाया गया बिल है। अब एफसीआरए बिल की संपूर्ण जानकारी क्या है वो आप जान लीजिए। क्या है ये एफसीआरए बिल? आएगा तो फिर क्या हो जाएगा? क्यों विपक्ष के पेट में दर्द कर चुका है ये पूरे का पूरा एफसीआरए बिल, जो कि संसद में पेश होना था लेकिन उसको जेपीसी में भेजा जा रहा है। एफसीआरए बिल की यह संपूर्ण जानकारी आपके सामने। एनजीओ को जो मिलने वाली मदद है या विदेशी चंदे का नियमन है, नियम उल्लंघन पर एफसीआरए लाइसेंस उसका रद्द हो जाएगा और लाइसेंस रद्द होने पर पूरी संपत्ति सरकार की हो जाएगी। संपत्तियों की देखरेख के लिए विशेष कार्य अधिकारी होगा और जब्त पैसा सरकारी फंड में चला जाएगा। पुराने रद्द मामलों पर भी कानून लागू होगा। और विपक्ष की आपत्ति किन चीजों पर है वो भी जान लीजिए। अल्पसंख्यक संस्थानों को निशाना बनाने की कोशिश की जितनी फंडिंग है, चाहे वो क्रिश्चियंस हो चाहे वो माइनॉरिटी के लोग हो, इनको निशाना बनाने की कोशिश है, क्योंकि ये बीजेपी का कैडर और वोट बैंक नहीं है। कुछ इस तरह के आरोप है। बिना कोर्ट फैसले के संपत्तियां छीनने का नियम यह पूरी तरह से गलत बताया जा रहा है। न्यूनतम फंडिंग की शर्त से छोटे एनजीओ खत्म हो जाएंगे। चौथी बात यह है कि जांच के लिए केंद्र की मंजूरी अनिवार्य करना नामंजूर और बिना व्यापक चर्चा के
बिल पास कराने की सरकार कोशिश कर रही है और इसी कोशिश को नाकामयाब करने में पूरे का पूरा विपक्ष लगा हुआ है। अब विपक्ष काफी समय से गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है। आज खुद अमित शाह ने विपक्ष को जवाब दिया है। देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है। दोनों गृहों में छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? इस 20 दिन के लिए गायब हो गए। Amit Shah has no courage. The Home Minister of India has no courage. He cannot come to the house. अब गृह मंत्री अमित शाह ने छात्र आंदोलन पर चर्चा को लेकर लोकसभा स्पीकर को एक चिट्ठी भी लिखी है। अमित शाह ने चिट्ठी में स्पीकर से अपील की है कि वो विपक्ष से बात करें और नीट पेपर लीक से जुड़े जो छात्र आंदोलन है उस पर जो भी आपत्तियां हैं उस पर चर्चा के लिए आपसी सहमति बनाई जाए। अमित शाह ने यह भी कहा कि वो तय समय पर सदन में मौजूद रहेंगे और विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र में चर्चा और संवाद से भी किसी समस्या का समाधान निकलता है। इस तरह से सदन को हंगामे की भेंट चढ़ाने से किसी को भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। अब अमित शाह की चिट्ठी में क्या है वो भी जानना जरूरी है। बीएससी की बैठक में चर्चा पर सहमति दी है। नीट परीक्षा पर, छात्र आंदोलन पर सरकार चर्चा करने को और जवाब देने को तैयार है। पेपर लीक पर सदन में ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है। विपक्ष ने चर्चा में नीट पेपर लीक पर कुछ भी नहीं कहा। इसके बावजूद दोबारा सरकार सदन में चर्चा के लिए तैयार है। आप विपक्ष से चर्चा करें, आपसी सहमति बनाएं और संवाद से ही समस्या का समाधान निकाला जाए। जितने समय, घंटे उचित समझे चर्चा के लिए उस समय को आवंटित किया जाए और तय समय पर मौजूद रहकर सरकार और गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार है। छात्र आंदोलन पर चर्चा में भाग लेना चाहता हूं, ये खुद से गृह मंत्री की तरफ से आज ये बात उनके लेटर के जरिए सामने आई है। विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं और लोकतंत्र में चर्चा और संवाद से ही समाधान निकलता है। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं में अटूट विश्वास है मेरा और सदन चर्चा और संवाद के लिए पूरी तरह से तैयार है। से अच्छे वातावरण में चर्चा कराने की स्पीकर से उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है। अब इस पूरे मामले में, संग्राम में सरकार और विपक्ष का पक्ष क्या है वो भी जानना आपको जरूरी है। देखिए, विपक्ष की मांग क्या है। विपक्ष ये चाहता है कि जो छात्रों का प्रदर्शन हुआ था उस पर गृह मंत्री जवाब दे। दूसरी बात ये कि चंदा चोरी पर प्रधानमंत्री जवाब दे। तीसरी बात ये है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इन दोनों मुद्दों को लेकर माफी मांगे। विपक्ष का आरोप है कि सरकार चर्चा से भाग रही है, चर्चा का रवैया अलोकतांत्रिक है। सरकार कह रही है कि नियमों के तहत चर्चा करेंगे, जबकि गृह मंत्री बयान देने को तैयार नहीं है। हर सवाल का जवाब मिलेगा, यह कहा जा रहा है सरकार की तरफ से। विपक्ष पर आरोप है कि वो बहस से भाग रहा है, जबकि विपक्ष जनता की आकांक्षा का अपमान करता नजर आ रहा है। यह कुछ गृह मंत्री की तरफ से गया और दोनों तरफ से वार पलटवार जारी है। अब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के रवैये पर निराशा जताई और कहा कि अगर विपक्ष चर्चा को तैयार है तो सत्र का समय बढ़ाने के लिए सरकार भी पूरी तरह से तैयार है। क्या कुछ कहा है वो सुनिए जरा। मैं बहुत निराश हूं। आई एम टोटली फ्रस्ट्रेटेड। जिंदगी में पहली बार मैं ऐसा दृश्य देख रहा हूं जहां सरकार चर्चा चाहते हैं, सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ऑपोजिशन भाग रहे हैं।
ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। अब संसद के भीतर भले ही आर पार का संग्राम छिड़ा हो, लेकिन सियासत के बाहर जब चाय पर चर्चा और ठहाकों की जुगलबंदी होती है तो कड़वाहट पल भर में हवा हो जाती है। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले की बेटी के वैवाहिक कार्यक्रम में, जहां देश के दिग्गज राजनेताओं का जमावड़ा लगा था। यहां पक्ष और विपक्ष के बीच एक मजेदार संवाद देखने को मिला, जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया। देखिए कैसे पक्ष और विपक्ष के नेता मिल रहे हैं और दोनों के बीच जो संवाद हो रहा है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं आया थोड़ा बदल गया। मैं आया थोड़ा बदल गया। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं में सदन में जितनी भी कड़वाहट दिखे, लेकिन ऐसे माहौल इस कड़वाहट को बहुत ज्यादा कम कर देते हैं। अब न्यूज काउंटर में बात करने जा रहे हैं आसमान से जो आपातकाल की बारिश हो रही है उससे कितने राज्य बीमार हो गए हैं, परेशान हैं। अब एक के बाद एक हवाई सफर से जुड़ी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। सबसे पहले वो जान लीजिए जिन्होंने यात्रियों की चिंता को बढ़ा दिया है। कहीं उड़ान के दौरान इंडिगो विमान का इंजन फेल हो गया, तो कहीं एयर इंडिया के पायलट से जुड़ा गांजा कांड। सोचिए, पायलट गांजा का नशा करके उड़ा रहे हैं अंतरराष्ट्रीय विमान। यह कांड सुर्खियों में आ गया और अब स्पाइसजेट विमान में तकनीकी दिक्कत ने एक बार फिर से विमान सुरक्षा को चर्चा में लाकर खड़ा कर दिया है। 3 अलग अलग घटनाएं हैं, 3 अलग अलग एयरलाइन से, लेकिन हर घटना के केंद्र में है हवाई सफर की सुरक्षा और यात्रियों की जान। आखिर क्या हुआ इन विमानों में? क्या यह महज अलग अलग घटनाएं हैं या फिर लगातार आ रही ऐसी खबरों को गंभीरता से देखने और लेने की जरूरत है? इंडिगो के इंजन को लेकर एयर इंडिया के पायलट तक, स्पाइसजेट की तकनीकी खराबी तक, आसमान में आखिरकार हवाई सफर बार बार विवादों में क्यों आ रहा है? अब इन तीनों मामलों की पूरी कहानी को आपको हम समझाते हैं। अब न्यूज काउंटर में बात करते हैं इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की चेन्नई एयरपोर्ट पर। उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब इंडिगो की फ्लाइट का एक इंजन फेल हो गया। फ्लाइट कोलकाता से चेन्नई आ रही थी, फ्लाइट चेन्नई में लैंड करने वाली थी, तभी पायलटों ने महसूस किया कि फ्लाइट का बायां इंजन फेल हो गया है। उसने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद चेन्नई एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी घोषित कर दी गई। इसके बाद फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट में 224 यात्री सवार थे। सभी यात्री और क्रू मेंबर, अच्छी बात यह है कि अभी भी सुरक्षित हैं। अब इमरजेंसी लैंडिंग और गांजा कांड से लेकर स्पाइसजेट के विमान में क्या हुआ, क्यों यात्रियों ने हंगामा किया विमान के अंदर, वो सब कुछ आपको बताने जा रहा है। और बिग वॉल पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि विमान में दिक्कत के बाद कैसे हाहाकार मच गया। वो एक एआई तस्वीर मेरे सहयोगी साकेत ने हमारे ग्राफिक्स टीम की मदद से बनाया है और ये देखिए कैसे बहस हो रही है। इसके जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि इस वीडियो में कैसे इंजन में खराबी आने के बाद आनन फानन में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी और दोनों पायलट्स आपस में विचार विमर्श करते हैं, एटीसी को सूचना देते हैं, फुल इमरजेंसी घोषित की जाती है और एक इंजन के दम पर इस प्लेन को लैंड कराया जाता है। अब इसका दूसरा वीडियो भी जो एआई वीडियो है उसको आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इस दूसरे वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कैसे इंजन में खराबी आने के बाद आनन फानन में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। और ये एक एआई वीडियो है कि इंडिगो का प्लेन किस तरह से आसमान में, जो एरोप्लेन में 2 इंजन होते हैं, अचानक से उसका एक इंजन फेल हो जाता है। एटीसी को सूचना दी जाती है और इस तरह से फुल इमरजेंसी लैंडिंग इसको कराई जाती है। पूरी तैयारी एयरपोर्ट और रनवे पे कराई गई थी। तमाम जो ग्राउंड स्टाफ होता है,
फायर डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, सब लोग वहां पर थे और फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग होती है, सब कुछ ठीक रहा। और उसके बाद इस पूरे मामले में जो यात्री इस विमान में सवार थे उन्होंने राहत की सांस ली है। अब आपको बताते हैं कि आसमान में दहशत की पूरी टाइमलाइन क्या है, जरा वो समझिए। आखिरकार देश में हर एयरलाइंस के साथ विवाद कैसे जुड़ता जा रहा है वो जरा समझिए। मंगलवार की रात 9:30 बजे कोलकाता से इंडिगो का प्लेन चेन्नई के लिए उड़ान भरता है। मंगलवार रात लगभग 11:30 बजे विमान में खराबी आ जाती है। विमान में खराबी की सूचना मिलती है और मंगलवार रात 11:30 बजे एयरपोर्ट पर, चेन्नई एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया जाता है, जब पायलट के द्वारा एटीसी को यह जानकारी दी जाती है। मंगलवार रात 11:37 पर रनवे 25 पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग करा दी गई एक इंजन के दम पर। मंगलवार रात 11:47 पर एयरपोर्ट पर इस इमरजेंसी को हटा दिया गया। अब बात कर लेते हैं एयर इंडिया विमान हादसे पर हुए बड़े पर्दाफाश की। 150 के आसपास उस समय इंटरनेशनल विमान में यात्री सवार थे। अगर भगवान ने उनका साथ ना दिया होता तो बहुत कुछ हो जाता। 4 अगस्त को यह खबर आई थी और इस खबर ने सबको हैरान कर दिया था। अचानक एयर इंडिया का विमान 300 फीट नीचे, सोचिए 300 फीट कितना होता है, अंदाजा लगाइए। विमान यहां है और अचानक से ऐसे नीचे जाता है और उसके बाद जो लोग अंदर बैठे होते हैं उनके हाल सिर्फ सोचिए क्या होगा। जांच की गई है तो पता चला कि विमान में कोई तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि पायलट ने नशा किया था। और अगर आप ये जानेंगे कि पायलट ने कौन सा नशा किया था तो आप माथा पीट लेंगे। पायलट सोचिए कितना बड़ा प्रोफेशन होता है, कितनी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट होती है। इंटरनेशनल विमान के पायलट गांजे के नशे में प्लेन उड़ा रहे हैं। सोचिए अंतरराष्ट्रीय विमानों के पायलट गांजे के नशे में प्लेन उड़ा रहे हैं। साइको एक्टिव सब्सटेंस स्क्रीनिंग कराने पर पर्दाफाश हुआ है क्योंकि दोनों पायलटों का टेस्ट में मेन पायलट जो है वो पॉजिटिव निकला है। मतलब गांजा पीकर पायलट इन कमांड फ्लाइट उड़ा रहा था। पायलट ने गांजे की मात्रा कितनी ली थी इसकी पुष्टि अब तक नहीं हुई है। झटके आने के बाद विमान 300 फीट नीचे आ गया क्योंकि पायलट अपने होश में था ही नहीं। अब एयर इंडिया पायलट के गांजा पीने की पुष्टि हो गई है। साइको एक्टिव सब्सटेंस स्क्रीनिंग कराने पर यह पर्दाफाश हुआ है। दोनों पायलट का टेस्ट हुआ है, मेन पायलट पॉजिटिव निकला। गांजा पीकर पायलट इन कमांड यानी जो मेन लीड का पायलट था वो इस विमान को उड़ा रहा था। पायलट ने गांजे की मात्रा कितनी ली थी इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। 4 अगस्त को फुकेट से दिल्ली फ्लाइट में यह झटके आए थे और इसमें 17 यात्रियों को अच्छी खासी चोट आई थी। झटके आने के बाद विमान 300 फीट नीचे गिर गया था और प्लेन में 137 पैसेंजर्स, 8 क्रू मेंबर समेत 145 लोग सवार थे। प्लेन में झटके आने की वजह से 17 लोग घायल हो गए थे। अब पायलट का ये गांजा वाला कांड क्या है और खतरे में कैसे पायलट ने अपने नशे की आदत की वजह से 145 जान को खतरे में डाला था। पहला पर्दाफाश, एयर इंडिया फ्लाइट A12379 में 80 मिनट में 12 बार गड़बड़ियां आई हैं। दूसरा पर्दाफाश ये कि ऑटो पायलट मोड में भी गड़बड़ी और बाद में यह ऑटो पायलट मोड ही डिस्कनेक्ट हो गया। इसके बाद तीसरा पर्दाफाश यह हुआ है कि तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम ग्रीन, ब्लू और येलो लो प्रेशर का उसका अलर्ट बार बार आ रहा था। चौथा पर्दाफाश यह है कि एक ही समय में तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम में गड़बड़ी के अलर्ट आए हैं। पांचवा पर्दाफाश यह कि ब्लू, येलो और रिजर्वायर में फ्लूइड लेवल कम होने की चेतावनी मिली। छठा पर्दाफाश के लेफ्ट और राइट एलिवेटर में गड़बड़ी की शिकायत दर्ज की गई। सातवां पर्दाफाश ये कि 44 मिनट बाद इंजन 1 में एंटी आइस सिस्टम में गड़बड़ी सामने आई है। सोर्सेस के हवाले से ये तमाम रिपोर्ट्स और ये जानकारी अब तक सामने आई है। अब बात एक और विमान की करने जा रहे हैं। यह घटना होते होते बच गई। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुणे जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट में टेक ऑफ से ठीक पहले एक गंभीर तकनीकी खराबी आ गई। इस खराबी के कारण विमान के भीतर बैठे 150 से अधिक यात्रियों की सांसें अटक गई और रनवे पर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। दरअसल ये पूरी कहानी, ये पूरी घटना मंगलवार देर रात की है। विमान में बोर्डिंग हो चुकी थी।
पायलट रनवे की तरफ बढ़ रहे थे, तभी अचानक विमान का एयर कंडीशनिंग सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया। बंद खिड़कियों के बीच विमान का केबिन देखते ही देखते गर्म भट्टी में तब्दील हो गया। उमस और भारी गर्मी के कारण बुजुर्गों और बच्चों समेत कई मुसाफिरों का दम घुटने लगा और उन्हें सांस लेने में गंभीर तकलीफ होने लगी, जिसके बाद इस विमान के अंदर देखिए कैसे यात्री अंदर और बाहर जमकर हंगामा कर रहे हैं। घटना के वक्त विमान में लेशपाल भी मौजूद थे। सुनिए तकनीकी समस्या के वक्त विमान में कैसे अफरा तफरी मच गई थी। ऐसी सिचुएशन आई कि हमारे पूरे कपड़े गीले हो गए। सब पैसेंजर का ऐसा ही हुआ था, पूरा फ्लाइट भरा हुआ था, करीबन 150 से ज्यादा लोग होंगे। और बाद में छोटे बच्चे जो थे, बहुत छोटे छोटे थे, 1 साल के, 8 महीने के, 6 महीने के बच्चे थे, वो रोने लगे बहुत जोर से, क्योंकि उनको श्वास लेने में दिक्कत हो रही थी। और कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं थी, उनके भी वीडियो मैंने दिखाई, भेज दूंगा आपको। तो वो महिलाओं को आवाज भी नहीं देने आ रहा था, उनका आवाज भी बाहर नहीं आ रहा था। वो चिल्ला चिल्ला के वो निपचिप पड़ गई। फिर हम पैनिक हो गई कि अरे क्या हो रहा है। हमने वो क्रू मेंबर्स को पूछा कि हो क्या रहा है, हमें बताओ तो सही, क्योंकि सबको परेशानी हो रही है अभी। तो वो हमें ही चिल्लाने लगे कि चुप बैठो, आप ऐसा मिसबिहेव मत करो, ये हो गया कुछ। बहुत अग्रेसिवली हमें ही बात कर रहे थे वो। और फ्लाइट वैसे ही वो रनवे पे लेके गए। उन्होंने ब्लोअर्स शुरू किए तो ब्लोअर्स में से गर्म हवा आने लगी, तो अंदर ऐसा गैस चैम्बर जैसा सिचुएशन हुआ था। बहुत पैनिक हो गए लोग। अब जहाज के बाद एयरपोर्ट का जिक्र कर लेते हैं। अब आपको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखाते हैं, जिस एयरपोर्ट को आधुनिक सुविधाएं और 2026 के लिहाज से सबसे ज्यादा ऑथेंटिक और मिसाल बताया गया एयरपोर्ट की दुनिया में। विश्व स्तरीय इंतजामों की जमकर तारीफ की गई। पहली ही बरसात ने इन सभी दावों की पोल को खोलकर रख दिया है। एयरपोर्ट के पार्किंग कंपाउंड के पास जल भराव का ऐसा नजारा दिखा कि टर्मिनल से लेकर पार्किंग एरिया की ओर जाने वाले रास्तों में पानी भर गया। जिस एयरपोर्ट को भविष्य का हवाई सफर आसान बनाने के लिए तैयार किया, वहां यात्री बारिश के पानी से बेहाल नजर आए। वीडियो में पार्किंग क्षेत्र में जगह जगह पानी भरा नजर आया। एयरपोर्ट प्रबंधन से जुड़े कर्मचारी पानी की निकासी करते हुए नजर आए हैं। और यह वीडियो बहुत तेजी के साथ इसलिए वायरल है क्योंकि हाल ही में इस एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने करवाया था। अब इस वीडियो को लेकर अब देश भर में चर्चा हो रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल सुविधाओं के साथ तैयार किया गया, वहां के शुरुआती दौर में ही ड्रेनेज व्यवस्था की यह तस्वीर सामने कैसे आई है? क्या बारिश से पहले पानी निकालने के इंतजामों की कोई तैयारी नहीं की गई थी? फिलहाल यह तस्वीरें एयरपोर्ट प्रशासन की तैयारियों पर सवाल जरूर खड़े कर रही है। अब पायलट के गांजा कांड और नोएडा एयरपोर्ट में पानी भरने को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर जमकर तंज कसा है। सुनिए क्या सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है अखिलेश यादव ने। एयरपोर्ट बना रहे हो, पानी भर गया उसमें, एक्सप्रेसवे बना रहे हो, गड्ढे हो रहे हो, आप क्या कर रहे हो? हवाई जहाज उड़ा रहे हैं और प्रदेश चलाने वाले में हमारे कुछ समानता दिखाई दे रही है। भाई आज खबर क्या मिली है कि प्लेन उड़ाने में जो रिपोर्ट आई है, क्या सुनने को मिला? और हमें लगता है प्रदेश चलाने वाले में और प्लेन चलाने में कुछ समानता दिखाई दे रही है। बात करेंगे राम मंदिर ट्रस्ट के लिए सीईओ के लिए जो साक्षात्कार 2 दिन से चल रहा है, इंटरव्यू चल रहा है। अगला सीईओ कौन होगा? राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ को चुनने के लिए इंटरव्यू जारी है। सबके मन में सवाल यह है कि आखिरकार किसे राम मंदिर का अगला सीईओ बनाया जा रहा है? चयन समिति चुने गए उम्मीदवारों के सवाल जवाब कर रही है ताकि सबसे योग्य उम्मीदवार को ही जिम्मेदारी दी जाए। अब आपके मन में भी होगा और जिज्ञासा भी होगी कि मंदिर ट्रस्ट के सीईओ से समिति ने क्या कुछ कहा है, क्या सवाल किए गए होंगे, उन लोगों से जो इंटरव्यू देने आए हैं उनसे क्या पूछा गया होगा। तो हम आपको सवालों की एक एक्सक्लूसिव लिस्ट हमारे संवाददाता ने हमें भेजी है, वो दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले पूछा गया कि क्या आप शिखा रखते हैं? शिखा समझ रहे हैं ना आप? शिखा रखते हैं कि नहीं रखते? क्या आप जनेऊ धारण करते हैं? आप शाकाहारी हैं या फिर मांसाहारी हैं? क्या आप शराब का सेवन करते हैं? खुद को कट्टर आस्थावान हिंदू मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हिंदू धर्म के अनुसार कपड़े पहनने में सहज तो रहेंगे? प्रभु राम के लिए आस्था पर आपकी सोच क्या है, क्या कहेंगे आप? धार्मिक सामाजिक जुड़ाव की आप अपने विषय में जानकारी दीजिए।
क्राउड मैनेजमेंट के अनुभव के बारे में बताइए कि क्या अभी किसी तरह का कोई बड़ा इस तरह का संस्थान या फिर कोई मेला आपने लीड किया है? कहां कहां काम किया? मंदिर के लिए आपका विजन क्या है? अगर कोई शख्स जो इस इंटरव्यू में शामिल है अगर संतोषजनक जवाब देता है तो फिर 3 लोगों की समिति उनमें से उनका चयन करेगी। और न्यूज काउंटर में बात महाराष्ट्र में फैले मिलावट के उस जाल की जिसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। हम मिलावटखोरों के उस जाल का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जहां पर आपकी रोजमर्रा की थाली में शामिल चीजों की शुद्धता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दूध से लेकर पनीर तक, घी से लेकर खाद्य तेल तक, काजू कतली, गुड़, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर तक, कहीं मिलावट का शक, कहीं खाद्य सुरक्षा की मानकों की अनदेखी और कहीं ऐसा स्टॉक जिस पर कार्रवाई तक करनी पड़ी। अब मिलावट के इस जाल की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से। यहां एफडीए ने चिकलठाणा एमआईडीसी में एक डेयरी पर छापा मारा और जांच के दौरान करीब 950 किलो सामग्री जब्त की, जिसमें घी, क्रीम, एनालॉग यानी नकली पनीर और नॉन फूड ग्रेड सोयाबीन ऑयल शामिल था। एफडीए के मुताबिक इस डेयरी से कथित तौर पर मिलावटी घी और पनीर शहर के 3 आउटलेट्स तक पहुंचाया जा रहा था। इसके बाद इन दुकानों पर भी कार्रवाई हुई और करीब 41 किलो गाय के घी के नमूने लिए गए। साथ ही संबंधित स्टॉक को जब्त किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफडीए ने डेयरी का उत्पादन यूनिट और लाइसेंस को तत्काल निलंबित कर दिया और डेयरी को फिलहाल बंद करा दिया गया है। अब महाराष्ट्र में मिलावटखोर पर एक्शन तेज है। छत्रपति संभाजी नगर में मिलावटी पनीर और नकली घी और नॉन फूड ग्रेड सोयाबीन तेल को जब्त किया गया है। छत्रपति संभाजी नगर में कथित मिलावटी घी और पनीर की सप्लाई से जुड़े आउटलेट्स पे यह एक्शन लिया गया है। देखिए, खाद्य तेल में पुराने टीन, गलत लेबलिंग और गंदगी पाई गई है। पालघर, ठाणे, नवी मुंबई गंदगी के बीच पनीर रखा मिला है। निर्धारित तापमान में स्टोरेज नहीं था। नांदगांव में गाय का दूध गंदगी के बीच रखा मिला। बुल्ढाना में काजू कतली में फफूंद और जिंदा कीड़े मिलने की शिकायत दर्ज हुई है। कोल्हापुर में गुड़ निर्माण में अस्वच्छता और मिलावट की आशंका है, जबकि नागपुर में प्रतिबंधित चीज एनालॉग का स्टॉक को जब्त किया गया है। जलगांव में पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का पूरा स्टॉक जब्त किया गया है। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे खाद्य सामग्री में मिलावट का यह खेल चल रहा था और दवा भी इससे अछूती नहीं है। महाराष्ट्र एफडीए ने मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाली 10 आयुर्वेदिक कंपनियों के लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया है, जबकि 135 कंपनियों को नोटिस भी थमाया गया है। जांच में चौंकाने वाले पर्दाफाश हुआ है। ये कंपनियां भयंकर गंदगी के बीच बिना किसी क्वालिटी कंट्रोल और जाली एक्सपायरी डेट के साथ दवाएं बना रही थी। एफडीए ने साफ चेतावनी दी है कि मानकों से समझौता करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आप जो भी दवा खा रहे हैं उसे जांच और परखने के बाद ही खरीदें और सेवन करें। अब महाराष्ट्र में मिलावटखोरों का बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है। आपकी रसोई से लेकर आपके मेडिकल बॉक्स तक सब जगह मौत का सामान पहुंच चुका है, लेकिन अब इन मिलावटखोरों पर प्रशासन का हंटर चला है। देखिए कैसे पिछले सिर्फ 5 दिनों में महाराष्ट्र के कोने कोने से करोड़ों का जहर पकड़ा गया है। अब 12 अगस्त को छत्रपति संभाजी नगर यहां एक डेयरी पर जब छापा पड़ा तो अधिकारियों के होश उड़ गए। यहां धड़ल्ले से नकली दूध बनाया जा रहा था, वो जहर जिसे शायद आप और आपके बच्चे रोज पी रहे हैं। 11 अगस्त मुंबई इलाज के नाम पर धोखा, सेहत सुधारने का दावा करने वाली 10 आयुर्वेदिक दवा की कंपनियों के लाइसेंस को एक झटके में रद्द किया गया। ये कंपनियां दवा नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही थी। 10 अगस्त को पालघर, ठाणे, नवी मुंबई सब्जी में छौंक लगाने से पहले जरा सोच लीजिए, क्योंकि इन 3 शहरों में एक साथ रेड पड़ी और पूरे 1 करोड़ 94 लाख रुपए का मिलावटी खाद्य तेल जब्त किया गया। आपको हार्ट अटैक से दूर नहीं बल्कि ये तेल आपको घर आपके हार्ट अटैक देने आ रहा था। 8 अगस्त को मुंबई मिलावटखोरों की कमर तोड़ती सबसे बड़ी कार्रवाई हुई। मुंबई के अंदर से 2 करोड़ 83 लाख रुपए का संदिग्ध और खतरनाक फूड स्टॉक को सीज किया गया। सोचिए कितना बड़ा मुंबई में खाने के नाम पर खेल चल रहा था। 8 अगस्त को ही बीड़ में प्रशासन का डंडा चला और यहां से भी 1 करोड़ 93 लाख रुपए का खाद्य तेल जब्त हुआ। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मिलावट की फैक्ट्री चल रही थी। बात करने जा रहे हैं यूपी के बदायूं से आई एक ऐसी तस्वीर की जो आपको हैरान कर देगा। बदायूं में सड़क पर अचानक कार के सामने गाय आ गई।
हादसे में गाय गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो इस पूरे मामले में सिर्फ सड़क हादसे नहीं तक सीमित रहने वाला, बल्कि गाय की मौत के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ कैसे जानवर बन गई वो भी दिखाएंगे। गुस्साए ग्रामीणों ने एक डॉक्टर जो उस गाड़ी को चला रहा था उसे उसकी गाड़ी से बाहर निकाला। मदद करने की बजाय उसके साथ मारपीट की गई और उसकी गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की गई है। पुलिस मौके पर पहुंची, डॉक्टर को भीड़ से निकाला और 4 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में एक तरफ सड़क पर हुई टक्कर है और दूसरी तरफ उसके बाद भीड़ की कार्रवाई। सवाल यह है कि किसी घटना के बाद कार्रवाई की जिम्मेदारी किसकी है, भीड़ की या फिर कानून की? बात करने जा रहे हैं बाढ़ और बारिश के कहर की। उत्तर से लेकर दक्षिण तक बारिश, लैंडस्लाइड से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। पहाड़ों का हाल बुरा है और आपको 4 वीडियो के जरिए सैलाब की तबाही की तस्वीर दिखा रहे हैं। पहला और दूसरा वीडियो हिमाचल प्रदेश का है। लाहौल स्पीति में बादल फटने से पुल बह गया। सोलन में लैंडस्लाइड की चपेट में एक कार आ गई तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में फ्लैश फ्लड ने आवाजाही पर ब्रेक लगा दिया। उधर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 2 दिनों की बारिश से नेशनल हाईवे पूरी तरह से जलमग्न हो गया। आगे सभी खबरें आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। अब आपको उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का वीडियो दिखाते हैं। यहां बारिश के बाद नदी में आए उफान से सड़कें डूब गई। पुलिया पर सैलाब की धार बह रही है, लेकिन इसके बीच एक स्कॉर्पियो सवार ने इस पानी से गाड़ी को निकालने की जोखिम उठाया, लेकिन बीच सैलाब में स्कॉर्पियो फंस गई। सैलाब गाड़ी को बहा ले जाने पर आवारा था। गाड़ी को बहते देख वहां मौजूद गांव के युवाओं ने अपनी जान को जोखिम में डालकर स्कॉर्पियो तक पहुंचे और काफी देर तक जूझने के बाद स्कॉर्पियो और उसमें सवार 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बाहर आने के बाद सभी यात्री सुरक्षित हैं। अब आपको सहारनपुर का ही एक और वीडियो दिखाते हैं। प्रदेश के कई जिलों में बारिश से और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं, सड़कें भी पानी में डूब चुकी हैं। लोग जोखिम उठाकर रास्ता पार करने को मजबूर हैं। शाहपुर गाड़ा नदी के तेज बहाव के बीच एक बाइक सवार फंस गया। फंसे बाइक सवार को ग्रामीणों ने समय रहते सुरक्षित बाहर निकाला है। और वहीं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बादल फटने से बड़ी तबाही आ गई। अचानक आए सैलाब में मुंशी नाले पर बना पुल बह गया। पहाड़ों से आए सैलाब ने मुंशी नाला और चपार नाला के बड़ी तबाही मचाई है। कई सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो गई। किसानों की फसल बर्बाद हो गई। सैलाब की वजह से कई पशु भी फंस गए। पुल और रास्ता बह जाने की वजह से नाला पार फंसे लोगों और पशुओं का रेस्क्यू ऑपरेशन मुश्किल हो रहा है।